आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका महिंद्रा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, बाबूजी राठौड़, जो राजस्थान के पचपीरों में भी उनका नाम गिना जाता है। बाबूजी राठौड़ की सारी कहानी जानेंगे, उनका सारा इतिहास आज पढ़ेंगे कि बाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे। और इनके बारे में बेहद ही एक अच्छी बात है कि कंवरी ने चमरी में छोड़ भौरी री पीठ बांधी। ये बाबूजी महाराज की जब शादी होती है, इनकी सारी सारी की सारी आज अपन कहानी पढ़ेंगे। देखिए, आइए जानते हैं। अपन शुरू करते हैं बाबूजी राठौड़ के बारे में। बाबूजी राठौड़, सबसे पहले देखते हैं बाबूजी राठौड़ का जन्म। इनका जन्म कोड़ूमंड, इनका जन्म कोड़ूमंड में होता है। इनका जन्म अपन पढ़ेंगे, बाबूजी राठौड़ का जन्म कोड़ूमंड में होता है। और इन बाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम था, बाबूजी राठौड़ के पिताजी थे, उनका नाम था धांधड़, धांधड़ जी। बाबूजी राठौड़ की जो माता थी, माता का नाम है कमला देवी। एक छोटी सी कहानी अपने को यहां से मिलती है कि बाबूजी राठौड़ के जो पिताजी थे, धांधड़ जी, इनकी शादी एक परी से होती है। परी मतलब एंजल, आपने नाम तो सुना ही होगा। परी मतलब वो सोच रहे वो नहीं, पापा की परी, वो वाली परी नहीं है। परी मतलब जो आसमान से परी होती है। कहा जाता है कि परी भी जब रात होती है तो घूमने के लिए जमीन पर, आसमान पर आती है। वो परी एक बार जोधपुर के शहर अपने कोलूमंड के आसपास कहीं उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है, और उसी समय रात को गुजर रहे थे अपने धांधड़ जी। और जो परी उस समय नहा रही होती है किसी तालाब में, और उसी समय धांधड़ जी का घोड़ा था, उस घोड़े को प्यास लगती है, और उस घोड़े को पानी पिलाने के लिए वो उस तालाब के पास जाते हैं। अब वहां पर उस नहाती हुई परी को देख लेते हैं धांधड़ जी। और कहा जाता है कि जब परी को कोई देख ले तो परी की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। और उस परी ने पूछा कौन है, तो बाबूजी के पिताजी धांधड़ जी ने कहा मैं धांधड़ जी। तो उसने कहा आप जो भी हो, लेकिन आप धांधली क्यों कर रहे हो? आपने मुझे नहाते हुए को देख लिया तो मेरी सारी की सारी शक्तियां क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब मैं ऊपर आसमान पर नहीं जा सकती। तो धांधड़ जी ने कहा आसमान में जाना ही क्यों है, आप मुझे शादी कर लो। और उस बाबूजी महाराज के जो पिताजी थे धांधड़ जी, इन धांधड़ जी की शादी होती है परी से। अब जब परी से शादी होती है तो बच्चा भी बहुत सुंदर होगा, और एक खूबसूरत, एक विद्वान, एक वीर योद्धा का जन्म होता है जिसका नाम है बाबूजी राठौड़। और बाबूजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि बाबूजी राठौड़ एक परी के बेटे थे, प्रिंसेस के बेटे थे, एंजल के बेटे थे। अब जब एंजल के बेटे हैं तो बेटे तो फूटरा हो गई, लेकिन इस परी ने एक शर्त रखी थी बाबूजी के पिताजी के धांधड़ जी के सामने कि जब भी आप मेरे महलों में प्रवेश करो, उससे पहले आप मेरे को सूचित करोगे, मेरे को बिना पहुंचे महलों में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसने कहा चिंता ही मत करो, जब भी तुम्हारे महलों में आऊंगा उससे पहले तुम्हें क्या करूंगा, मैं सूचित करूंगा, तुम्हें सावधान करूंगा। और ऐसे गुजरता समय गुजरता गया, और एक दिन आता है बाबूजी महाराज का जन्म होता है। बाबूजी महाराज को, जब बाबूजी महाराज बड़े हो गए तो बाबूजी महाराज की जो माँ थी वो, बाबूजी महाराज उसके महलों में रहा करते थे। एक, अब आपने देखा होगा गांव में लोग होते हैं ताने मारने वाले, तो बाबूजी राठौड़ के जो पिताजी थे धांधड़ जी, उस धांधड़ जी को ताना मारते हैं कि यार तुम इतने बड़े आदमी हो, तो तुम्हारा टाबर टोली हो गए, फिर भी तुम रानी के महलों में उनसे परमिशन लेकर जाते हो। ऐसे कैसे पति हो कि बिना परमिशन के आप लोग जा ही नहीं सकते, फिर भी परमिशन लेते हो? तो इसने कहा क्या ही करें। तो तब लोगों ने बहका दिया, लोगों ने छड़ा दिया, और भाई साहब बाबूजी राठौड़ के जो पिताजी थे धांधड़ जी, एक दिन वो बिना परमिशन लिए महलों में चले जाते। और जब वो महलों में जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पर एक महिला नहीं, वहां पर एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही होती है। और धांधड़ जी देखकर दौड़े हो जाते हैं कि मैंने तो अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ा था, ये शेरनी कौन है? और उसने कहा था कि जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें मना किया था, आज वही चीज तुम्हें दोहरा दी है। मेरा बिना परमिशन लिए हुए, मेरे से बिना आज्ञा लिए हुए आप वापस महलों में आ चुके हैं। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। उसने कहा कि हमारा साथ इतना ही है, एक माँ की दो ही इच्छा होती है कि या तो अपने बेटे को दूध पिलाए, या फिर अपने बेटे को अपनी पीठ पर खिलाएं। बेटे की जब शादी हो तो उसे देखें, तो उस माँ की एक इच्छा तो पूरी होती है कि उसने अपने बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन दूसरी इच्छा उसकी पूरी नहीं होती है, और उसने वैसा धांधड़ जी को छोड़ करके वापस आसमान में चली जाती है। अब कहा जाता है बाबूजी राठौड़ बड़े हुए तो बाबूजी राठौड़ की शादी हुई। अपन देखते हैं बाबूजी महाराज की जो शादी होती है, तो बाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? इसके दो नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है सुप्यार दे,
कई कई जगह कई पुस्तकों में इसका नाम मिलता है सुप्यार दे, और कई जगह इसी का नाम मिलता है फूलम दे। फूलम दे, तो दोनों नाम इसी के हैं। अब हो ऐसा सुनने में आता है जो भी है कि इसके पत्नी के दो नाम मिलते हैं, एक फूलम दे, दूसरा सुप्यार दे। और हो सकता है बाबूजी महाराज ने कह दिया होगा दे प्यार दे सुप्यार दे, तो भाई साहब नाम क्या पड़ जाता है इसका, सुप्यार दे, और इन्हीं का नाम पड़ता है फूलम दे। और ये फूलम दे जो थी वो अमरकोट की राजकुमारी थी। कहां की? अमरकोट। और ये अमरकोट पड़ता है अपने पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अमरकोट में जो राज करते हैं उनकी जो जाति थी वो थी सोडा राजपूत। कौन से राजपूत? सोडा राजपूत। और कहा जाता है कि बाबूजी महाराज के जो ससुर थे उनका नाम था सूरजमल। सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये अपने फूलम दे या सुप्यार दे। और यही होता है बच्चों कि जब बाबूजी महाराज की शादी होती है, तो अब आपको पता होगा कि जब भी अपने शादी ब्याह होती है तो हर एक व्यक्ति तैयार होता है, बाबूजी महाराज भी तैयार हुए। और बाबूजी के बारे में कहा जाता है कि एक परी का बेटा होने के कारण बड़ा बेहद खूबसूरत था। बाबूजी महाराज का रूप देखने को बनता था। आपने कभी नाम सुना होगा कि हांडी से काचा दूध उफड़ जाए, वैसा वो काचा दूध पहली बार किसकी शादी में उफड़ा था? बाबूजी राठौड़ की शादी में उफड़ा था। लेकिन एक दूल्हा तभी अच्छा लगता है तो उस दूल्हे के पास सवार होने के लिए घोड़ी क्या होती है? अच्छी होती है। और बाबूजी महाराज तैयार हुए। बाबूजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि जब बाबूजी तैयार हुए तो बस साहब बढ़िया वाली तो पहनी इन्होंने शेरवानी, इसके अलावा सापा बांधा, ऊपर सिरपेच लगाया, यहाँ पर वो कमर पेटा बांधा, इधर वो कटार वाला बांधा, तलवार ली, तलवार के स्काफ लगाया, और ऊपर सिमरा पर ऊपर कलंगी लगी हुई, नीचे सापे का सुरंगा लगा हुआ, और बड़े मस्त लग रहे थे बाबूजी महाराज। और इसी समय बाबूजी महाराज के दो सहयोगी थे। मैं सहयोगियों को आपको नाम बताता हूं। बाबूजी महाराज के जो सहयोगी थे, सहयोगी का मतलब होता है दोस्त, और वो सहयोगी थे, एक का नाम था चांदा और एक का नाम था डेमा। ये चांदा और डेमा दोनों भील थे। ये दोनों बाबूजी महाराज के बड़े अच्छे सहयोगी थे। सहयोगी के साथ साथ बाबूजी के दोस्त भी थे। तो अब नॉर्मल सी बात है, जब दोस्त की शादी होती है, भाई की शादी होती है, तो बताओ भाईला तैयार होगा कि नहीं होगा? और भाईला दोनों तैयार हुए। इधर बाबूजी महाराज शेरवानी पहने हुए, कलंगी लगाए हुए, सापा पहने हुए, कमर में तलवार लगाए हुए, तलवार के स्काफ बंधा हुआ, और बाबूजी महाराज निकलते हैं। उसी समय दो जोधपुरी कोट पहने हुए चांदा और डेमा निकलते हैं। और दोनों जब निकलते हैं तो गांव की महिलाएं उनको देखने के लिए, पहले आपने देखा होगा जब भी दूल्हा निकलता है, दूल्हे को देखने के लिए महिलाएं छतों पर चढ़ जाया करती है। आपने देखा होगा आज भी जब दूल्हा गांव में आता है तो। और जब बाबूजी महाराज और वो दोस्त दोनों निकले तो गांव की दुल्हन ने, गांव की जो महिलाएं थी उन्हें देखने के लिए छतों पर चढ़ जाती है। इसीलिए अपनी बात चलती है कि भाई साहब वो तो तब फूटना बनना बना कि छज्जे टूट गए, काचा दूधी उफड़ गया। आपने सुना होगा कि छाजा टूट का मकाना का, और वो मकान के छज्जे पहली बार कब टूटे थे? जब बाबूजी महाराज बींद बनकर निकले। क्या खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन चांदा ने कहा कि बाबूजी बाकी तो सब कुछ ठीक है, एक कमी। बाबूजी ने कहा बोलो चांदा क्या कमी है? उसने कहा बाबूजी पूरी बारात बड़ी अच्छी सजी है। बारात ने सापा पहन रखा है, किसी ने पचरंगी सापा, किसी ने केसरिया सापा, किसी ने जोधपुरी पा, किसी ने जयपुर की पचरंगी सापा ये पहन रखा है। लेकिन अपने पास सवार होने के लिए घोड़ी अच्छी नहीं है। और जब तक घोड़ी अच्छी नहीं होगी तब तक दूल्हे की भाई साहब रोब नहीं बैठेगा। तो घोड़ी कहां से लेकर आए? इसने कहा हमारे गांव में एक महिला है, उस महिला का नाम है देवल चारणी। क्या नाम बच्चों? देवल चारणी। सुनना पूरी कहानी। उस महिला का नाम है देवल चारणी, और उस देवल चारणी के पास एक घोड़ी है। उस घोड़ी का नाम है केसर कालमी घोड़ी। क्या नाम है? केसर कालमी घोड़ी। और ये केसर कालमी घोड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये बाबूजी महाराज की जो माँ थी परी, उस परी का रूप कौन थी? है केसर कालमी घोड़ी। क्योंकि प्रत्येक माँ की इच्छा होती है कि मैं मेरे बेटे को पीठ पर खिलाऊं। तो बाबूजी महाराज के जो पिताजी थे बिना पूछे आ जाते हैं। तो उसने कहा था कि जब भी बाबू की शादी होती है तो केसर कालमी की घोड़ी, अपने देवल चारणी की घोड़ी केसर काल में आप लेकर आना, वो मेरा रूप होगी, वो मेरा अवतार होगी। और बाबूजी की जब शादी होती है तो केसर काल में घोड़ी लेने के लिए जाते हैं चांदा और डेमा। लेकिन देवल चारणी जाते कहती है मैं तो घोड़ी आज दूं न काल दूं। लेकिन अब बाबूजी महाराज के पास वापस आते हैं। उन्होंने कहा बाबूजी घोड़ी तो केसर का जो अपने देवल चारणी घोड़ी नहीं दे रही। तो इन्होंने कहा भाई मैं खुद जाता हूं। अब एक राजकुमार जाए तो कैसे मना कर सकते हैं? और उस देवल चारणी ने बाबूजी महाराज को घोड़ी तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर दी कि बाबूजी ये घोड़ी तो आप ले जाओ, लेकिन ये जो मेरी घोड़ी है केसर काल में, ये केसर काल में मेरी गायों की रक्षा करती, और ये तभी मैं आपको घोड़ी दूंगी जब आप मुझे वचन दो
कि आप जिस भी अवस्था में होंगे, ये घोड़ी जब भी आपको आह्वान करे या मेरा जब भी दूत आपको पता लगे, आप उस अवस्था में उठ कर आओगे। तो बाबूजी महाराज ने वचन दिया था कि मैं अगर देवचारिणी खाना खा रहूंगा तो चलू यहां पर आकर करूंगा, अगर मैं फेरे ले रहूंगा तो फेरे बीच से छोड़कर आऊंगा, मैं जिस भी कंडीशन में होऊंगा बीच में छोड़कर आऊंगा, लेकिन मुझे आज क्या दे, केसर काल में घोड़ी दे, क्योंकि मैं 16 राजपूतों के पढ़ने जा रहा हूँ, 16 राजपूतों की मेरी शादी होगी, वहां पर अपनी इज्जत का सवाल है। पर देवलचारिणी ने वो घोड़ी दे दी। अब बारात निकलती, आगे आगे बाबूजी महाराज और इधर बाबूजी के दोनों चांदा और डेमा, और आगे खड़ी हुई देवलचारिणी, कई महिलाएं संगीत गाती है, गीत गाती। और लोग जब बाबूजी महाराज की सवारी बारात निकलती है गांव में, तब बाबूजी महाराज के लोग राई और धूण करते हैं ताकि नजर ना लग जाए। महिला थी, वो छतों के छाजे पर चढ़ गई, और कहा जाता है कि वजन के कारण छतों के छज्जे टूट गए थे। इसलिए कहा जाता है कि दूल्हा बने तो कोई बाबू जैसा बने, जिसको देखकर छतों के छज्जे टूट गए थे, और जिसे देखकर कच्चा दूध भी उफड़ गया था हांडी से। क्योंकि माँ को दो चीज प्यारी होती है, एक दूध और दूसरा पूत। आपने देखा होगा। तो इसके साथ काबू आगे सुनना। जैसे बारात रवानगी होती है, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और आगे खड़ी खड़ी आंसू टलका रही थी। कौन? देवलचार। महिलाएं कहती है, हे देवलचारिणी, ऐसा कैसा अपशकुन में लगे हुए हो आप लोग? बाबू की बारात चल रही है, बाबू के घर पर बाबू की दुल्हन आएगी, 16 राजपूतों के तोरण मारेगा, और आप रो रही हो, बिलक रही हो। उसने कहा, मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? जैसे बाबू जाएगा, पीछे से खींची आएगा, जिंदराव खींची, और वो मेरी गायों को लूट कर ले जाए। लेकिन करेगा तो? महिलाओं ने समझाया। उस उस देवचारण ने कहा कि हे बाबू, तुम तो जा रहे, लेकिन तुम्हारे भाइयों को यहाँ छोड़ दो। तो उसने कहा, अरे केसर, अपने देवचारणी, भाइयों को कैसे छोड़ू? भाई अगर यहाँ रह गए तो 16 राजपूतों का मान सम्मान कौन करेगा? 16 राजपूतों से लुड़ लुड़ करके ये जो अपने आशीर्वाद या जो लुड़ लुड़ करके जो अपना मेल मिलाप होता है वो कौन करेगा? तो उसने कहा, कोई बात नहीं, आप चांदा और डेमा को छोड़ जाओ। उसने कहा, नहीं, ये मेरे भाईला भाई हैं, यानी मेरे जो भाई हैं उनसे भी मेरे क्या हैं, प्यारे दोस्त हैं, क्योंकि मित्रों को कभी छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा, एक मेरा जीमना हाथ है तो तुम दूसरा मेरा डावड़ा हाथ, एक मेरा दाया हाथ है तो दूसरा मेरा बाया, एक राइट हैंड है तो दूसरा लेफ्ट हैंड, इनको मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन तू चिंता मत कर, तू जब भी ऐसी कोई विकट परिस्थिति आए, एक बार तू मेरे को कहना, मैं जिस भी कंडीशन में होऊंगा, अगर खाना खा रहा हूंगा तो, अगर रोटी खा रहा हूंगा तो भाई साहब चढ़ू मैं कहाँ करूंगा? अपने यहाँ आकर। अगर मैं फेरा ले रहूंगा तो बीच बीच में फेरे छोड़कर यहाँ आऊंगा। एक बार मेरे को तुम याद करना। और बात आगे, बाबूजी महाराज की बारात नाचते गाते पहुंचती है अमरकोट, पाकिस्तान में जो पड़ता है। तो 16 राजपूतों ने जब ऐसी वीआईपी बारात देखी तो बस साहब कई कहना था। उस समय कहा जाता है कि बाबूजी महाराज जैसे अमरकोट में एंट्री मारते हैं, बाबूजी महाराज की बारात देखने को महिलाएं, पुरुष नीचे खड़े खड़े बाबूजी को निहार रहे थे, ऊपर छतों से महिलाएं देख रही थी। और बाबूजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं ना चाहते हुए भी बाबूजी महाराज के ऊपर थुतकारी दे रही थी। थुतकारी जानते हो? आप देखते हो गांव में जब कुछ सुंदर होता है उसके ऊपर थुतकारी देते हैं, थू थू, नजर नहीं लग जाए। बाबूजी महाराज के महिलाएं थुतकारी दे रही, कच्चा दूध उपड़ रहा था, छतों के छज्जे टूट रहे थे, महिलाएं देख रही थी। दुल्हा तो ऐसा हो वरना दुल्हा हो ही नहीं। और बाबूजी महाराज आगे बढ़ते हैं। केसर काल में घोड़ी नाचते हुए लहराते हुए जाती। अब आजकल तो क्या होती है, बारात सुबह जाती है, रात को जाती है, शाम 8 बजे 10 बजे वापस आ जाती है। पहले ऐसे नहीं, पहले बारात 2 या 3 दिन रुका करती थी। तो बाबूजी पहले, अब होता क्या था, आजकल तो लोग समझते नहीं है। पहले वाले जब लोग जाते तो उनसे, वो आपने सुना होगा, अपने जो महिलाएं होती है वो, एक रिवाज होता है गालियां गाना, गाड़ी वगैरह गाती रहती है शादी ब्याह में, आपने देखा होगा, सगा संबंधियों के लिए, ब्याई जी के लिए गाती है, और वो गाड़ी गाने की रिवाज शुरू होती है और वो रिवाज आगे बढ़ती है। अब जितने भी 16 सरदार थे, वो 16 सरदार अमरकोट वाले जो लोग थे, वो बाबूजी महाराज के केसर काल में घोड़ी को देखकर चिड़े कि घोड़ी हो तो ऐसी हो वरना घोड़ी हो ही नहीं। अब लोगों ने शर्त लगा ली कि बाबू, अगर तुम्हारी घोड़ी में दम है या तुम्हारे जो अपने राठौड़ सरदारों में जोर है, तो 16 सरदारों से या फिर 16 सरदारों के घोड़ों से क्या लगाएं, रेस लगाएं। तो उसने कहा, अभी मेरी घोड़ी थकी हुई है। उसने कहा, नहीं, घोड़े कभी थकते नहीं है। तो केसर काल में घोड़ी से रेस लगवाते हैं 16 सरदार। इधर 16 सरदारों का घोड़ा था, इधर केसर काल में घोड़ी थी। केसर काल में घोड़ी कई सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता पार करके वहां पहुंचती थी, लेकिन दोनों में दौड़ होती है। और जो 16 राजपूत थे, अमरकोट का जो घोड़ा था, वह कहीं का कहीं रह जाता। जो जो रेस थी वो कौन जीत जाती है? केसर काल में घोड़ी। और भाई साहब चांदा और डेमा लगाते हैं, जयकारे, जय बाबू, जय बाबू। महिलाएं तुतकारी डालती है। क्या दूल्हा आया है? आज तक कभी अमरकोट में ऐसा दूल्हा आने की बात तो दूर सपने में सोचा भी नहीं होगा। इतना सुंदर, इतना वीर, इतना महान, इतना समझदार एक दूल्हा आएगा। और बात आगे बढ़ती है।
अब कुछ एक दो दिन रुकने के बाद जब आपने सुना होगा तोरण मारना, जानते हो तोरण मारना? आजकल वो तो क्या करते हैं, तोरण मारते नहीं है, तोरण को छूते हैं केवल। दूल्हे से घोड़ी पर चढ़ाई नहीं जाता है। दूल्हे के उस घोड़ी के दो तो इधर आनिया, दो इधर बहानिया, और दूल्हा हाथ पकड़ के चढ़ता है घोड़ी के ऊपर। देखा होगा आप लोगों ने। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था, तीन तीन चार चार राजा एक एक रानी से शादी करने के लिए आ जाया करते थे, और जो तोरण मार देता वही क्या कर लेता शादी, क्योंकि पहले वाले तोरण ऊपर बांधा करते। और भाई साहब 16 राजपूतों ने बाबूजी महाराज को नीचा दिखाने के लिए जो तोरण था, वो तोरण बांधा अमरकोट के महलों के ऊपर, दुर्ग के ऊपर बांध दी। अब वो तोरण तभी मार सकता है जब वो केसर काल में घोड़ी अपने दोनों पैर कहां रखे, उस दुर्ग के कंगूरे, कंगूरे यानी जो दरवाजा होता है उसके ऊपर दो ईंटें लगी हुई होती है, उन कंगूरों के ऊपर अपना कदम रखे, तभी वो क्या मार सकते हैं बाबूजी महाराज, तोरण मार सकते हैं। और बाबूजी महाराज ने धीरे से केसर काल में की घोड़ी के कान में कहा कि हे केसर, मत ना दीजिए थारो मारो पोत, कि हे केसर, आज तेरा और मेरा दोनों का पोत मत दे दीजिए। मत ना लजा दीजो राठौड़ारी जातड़ी, कि आज राठौड़ जाति मत लजा देना। कि हे केसर, मत ना दीजो थारो मारो पोत, मत ना लजा लजा दीजो राठौड़ारी जातड़ी, आज तोरण मारने का, आज तोरण नहीं मरा तो ये हमेशा हमेशा के लिए कलंक हो जाएगा राठौड़ों के लिए। क्योंकि एक सोडा सरदार, राठौड़ सरदार सोडा सोडा सरदारों के पास गया था और क्या नहीं मार पाया, तोरण है। केसर काल में ने अपनी नाड़ हिलाई, गर्दन हिलाई, उसने कहा चिंता मत करो बाबूजी, मत जानो मेरा काम जाने। और उस केसर काल में अपने दोनों पैर उठाए, और दोनों पैर उठा करके जो दुर्ग था उस दुर्ग के दरवाजे के ऊपर रख दी। और दो पैरों के पाण कौन खड़ी, अब बोलते हैं दो पैरों के पीछे, दो पैरों के पीछे कौन खड़ी हो जाती है, वो घोड़ी। और बाबूजी महाराज तोरण मारते हैं। ऊपर से देखती है कौन, बाबूजी महाराज की पत्नी का नाम था, क्या था, फूलम दे। फूलम दे देखती है कि दूल्हा हो तो ऐसा, और भाई साहब फूलम दे की जो सहेलियां वो तालियां पीटे, क्या ही दूल्हा है, क्या ही ऐसा हो, वरना तो हो ही नहीं। फूलम दे गर्व से कहे यस, ये कौन है, बाबूजी महाराज हमारे दूल्हे हैं, हमारे पति देव हैं। और ये बात भाई साहब पूरे अमरकोट में फैलती कि दूल्हा हो तो कैसा हो, बाबू राठौड़ जैसा हो, वरना हो ही नहीं। और बाबू राठौड़ ने भाई साहब जब दुर्ग से वो केसर काल में घोड़ी अपने वापस कदम उतारती है, तो कदम उतारते समय उस दुर्ग के जो दरवाजा था, दुर्ग के दरवाजे के ऊपर कंगूरे लगे रहते हैं, आपने देखा होगा दुर्ग के दरवाजे के ऊपर ईंटे, और जब उतारती है तो ईंटे साथ ले आती। इतनी महान तोरण कौन मारते हैं, बाबूजी महाराज। और बाबूजी महाराज 16 सरदारों के पास देखते हैं और पूछते हैं क्या हाल है, समझ आया कि नहीं आया। और भाई साहब 16 सरदारों का सर नीचे होता है, बाबू राठौड़ के जो चांदा और डेमा थे फिर नारे लगाए, जय बाबू जय बाबू। और भाई साहब जब महिलाएं आरतियां उतारे, मंगल गीत गाए, सखियां फूल बरसाए, भर भर के फुटकारी देवे, दूल्हा हो तो ऐसा हो, वरना दूल्हा हो ही नहीं। और बारात जीवने लगती है। बाबूजी राठौड़ फेरा करने के लिए अंदर आते। बाबूजी राठौड़ फेरे कहा रहे थे, इसी समय चौथे फेरे में एक महिला आती, बाल बिखेरे हुए, रोती हुई, बिलखती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई। उस महिला का नाम था देवलचारण। और देवलचारण ने कहा था, हे बाबू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जैसे बारात लेकर यहाँ आओगे, पीछे से खींची आएंगे, और खींची मेरी क्या लूट लेंगे, गायों को लूट कर ले जाएंगे। लेकिन अब होता तो होता क्या, बाबूजी महाराज ने वचन दिया था, और आपको तो पता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और कहा भी जाता है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के वीर सपूत योद्धा क्षत्रिय इतने महान थे कि इनके बारे में तो एक बड़ा अच्छा दोहा भी प्रचलित है कि 4 वर्ष कुकर जिए, 8 वर्ष जिए सिहार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीना है बेकार। इसके बारे में कहा जाता है कि 18 साल में तो लोग राजस्थान के जो क्षत्रिय थे, राजपूत थे, वो लड़ लड़ करके मर जाया करते थे। अगर 18 साल से ज्यादा कोई जी रहा है, या तो वो पीठ दिखाकर भग के आ गया है, या फिर कभी युद्ध लड़ाई नहीं। क्योंकि राजस्थान के जो वीर योद्धा थे वो 18 साल तक, तो राजस्थान के तो हर एक 2-2 पैर पर, हर एक 4-4 पैर पर वैसा युद्ध होता। कभी इस गांव में युद्ध, कभी आपने सुना होगा प्रत्येक गांव में भोना जी होते हैं। वो भोना जी महाराज गायों की रक्षा करते हुए, भोना जी महाराज जमीन की रक्षा करते हुए हमेशा शहीद हो जाया करते थे। तो 18 साल से अगर ज्यादा कोई लड़का जी रहा होता था पहले के जमाने में, इसका मतलब वो कभी युद्ध लड़ा ही नहीं, या तो लड़ा नहीं, और लड़ा है तो पीठ दिखा करके भग के आ गया है। और चारों तरफ मंगल गीत गाते हैं, अपने जो अमरकोट था उस अमरकोट के छज्जे टूटते हैं, और महिलाएं एक टक लगा करके बाबूजी राठौड़ का रूप निहारती कि दूल्हा हो तो ऐसा हो, वरना दूल्हा हो ही नहीं। और चांदा और डेमा दोनों साइड में बैठे। मैंने आपको बताया चीखती चिल्लाती हुई एक महिला आती है और बाबूजी महाराज के सामने बिलखती है कि बाबू, मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे तू आएगा खींची मेरी गायों को लूट कर ले जाएंगे। बाबूजी ने कहा चिंता मत करो, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं अगर रोटी खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो मैं चढ़ू भी कहाँ करूंगा करके अपने टोड़ू में करूंगा। अगर मैं फेरे ले रहा हूँ तो बीच में मैं फेरे छोड़ दूंगा। और भाई साहब चौथे फेरे में बाबूजी महाराज किसका हाथ छोड़ देते हैं,
फूलम देखा, सुप्यार देखा और सुप्यार की बिलकती है पाबू तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मेरे को फेरों के बीच में कैसे छोड़ सकता है। तो बाबूजी ने समझाया कि हमेशा एक राजपूत के लिए, एक क्षत्रिय के लिए उसकी जबान बड़ी जरूरी होती है। जबान के लिए सर कट जाया करते थे और सर काट भी दिया करते थे, ऐसे होते थे क्षत्रिय। इसके साथ के युवा बाबूजी ने कहा मुझे अब जाना पड़ेगा, मैंने के अपने देवल चांदनी को वचन दिया था कि अगर तुम पर संकट आता है तो मैं फेरों को बीच में छोड़कर जाऊंगा। और इतने में बैसा बाबूजी महाराज की जो सांस थी, बाबूजी महाराज की इसकी अपने फुलंदे की या सुचारदे की जो माँ थी वो बिलकती है कि बाबूजी तुमने ये लड़की के साथ किया, बीच फेरों में कैसे छोड़ सकते हो। तो वो लुड़ लुड़ करके साझा करते हैं कि था कि बाई में कोई कमी को नहीं, कमी तो मार में है जो मैं वचन दिया है और वचन का तो मुझे निभाना पड़ेगा। सारी बाई हजारा में एक है, गलती तो मारी है जो मैं आप जैसी फूल जैसी कन्या छोड़ जा रहे हूँ। और कहानी आगे बढ़ती है। बाबूजी महाराज उसी समय विदा लेते हैं और उसी जब विदा लेते हैं तो बाबूजी महाराज की जो पत्नी थी जिसकी अभी शादी भी पूरी नहीं हुई थी, उसका नाम था सुप्यार थे, उसका नाम था फूलम दे। फूलम दे बिलकती रोती चीखती है, चिल्लाती है और बाबूजी महाराज का हाथ पकड़ लेती है। बाबू मैं तुझे जाने नहीं। बाबूजी ने फिर समझाया जैसे एक राजपूत को एक राजपूतानी विदा करती है वैसे तू फूलम दे मुझे विदा कर, क्योंकि मुझे अपने वचन को निभाना है, वरना लोग क्या कहेंगे कि बाबूजी महाराज की जो कायर, बाबूजी महाराज की जो पत्नी है फूलम दे वो कायर की पत्नी है, मुझे संसार क्या कहेगा। अगर आज तूने मुझे को रोक लिया, तेरी ये आंसू ने मुझे रोक लिया, तो आने वाले समय में मुझे अपनी हमेशा हमेशा के लिए मुझे नीची करनी पड़ेगी। और ये तू कभी नहीं चाहेगी कि तेरे पति की हमेशा के लिए मुझ क्या हो जाए, नीची हो जाए। बाबूजी महाराज वो अपने जो फूलम देती है वो इतना सुनते हैं बाबूजी का हाथ छोड़ती है, बाबूजी को कहती है फदारो सा, हंसते हुए एक भीनी भीनी जो मुस्कान होती है जिसमें दर्द होता है वो भीनी मुस्कान के साथ कहती है पधारो। और बाबूजी महाराज जैसे आगे बढ़ते हैं पीछे से कौन गिर जाती है, अपने फूलम पे, और तेम इसकी माँ इसकी सहेलियां भक्कर आती है और बाबूजी महाराज को पकड़ती है। बाबू तुम ये क्या कर रहे हो। बाबूजी उन्हें समझाते हैं कि जिंदा रहेंगे तो फिर आएंगे और अगर मर गए तो हमारे पाग लाकर, पाग यानी साफा, साफा लाकर फूलम देखो दे देना, वरना जिंदा रहेंगे तो ऐसा ससुराल में फिर आएंगे। और बाबूजी महाराज आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है बाबूजी महाराज के बारे में कि कंवरी ने चौरी मत छोड़ भौरी री पूट बांधी। कंवरी कौन थी, फूलम देखी। कंवरी ने चौरी, चौरी मतलब शादी की चौरी, आप जानते हो कि कंवरी को चौरी में छोड़ भौरी, भौरी मतलब घोड़ी का, मतलब जो केसर काल में घोड़ी थी, तो घोड़ी का नाम भी कितना प्यारा निकाला है कि कंवरी को चौरी में छोड़ भौरी री पूट बांधी। और ऐसा प्रकार अपने बाबूजी राठौड़, चांदा, डेमा और बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई थे बूढ़ो जी, वो भाई भाई निकलते हैं युद्ध मैदानों की ओर प्रस्थान करते हैं। इतना भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में बाबूजी राठौड़, उस युद्ध में बूढ़ो जी, उस युद्ध में चांदा डेमा शहीद होते। और जब जिसका घर पर वेट कर रही होती है अमरकोट में, तो कौन, अपने फुलम थे। बाबूजी महाराज के जो बड़े भाई थे उनका नाम था बूढ़ो जी। बूढ़ो जी की पत्नी थी गुहिल रानी। वो गुहिल रानी कोड़ू में वेट कर रही होती है कि बाबू दुल्हन लेकर आएगा, अपन सारे काम करवाएंगे, देवी देवता दुख पाएंगे, फेर मुड़ा लेकर जाएंगे। और कहानी आगे बढ़ती है और उसी समय बाबू जी के पास गोगा जी नाम के व्यक्ति पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि बाबू जी कहाँ हैं और बूढ़ो जी कहाँ हैं। बूढ़ो जी ने पचरंगी पाग पहनी हुई और बूढ़ो जी की पचरंगी पाग उठाते हैं और रायका को बुलाते हैं। रायका ऊंट पालक जाति होती है, आपने सुना होगा, और रायका से बढ़िया इस दुनिया में कोई ऊंट चला नहीं सकता। और रायका को कहते हैं कि रायका ये पचरंगी पाग पकड़ और ये पचरंगी पाग तू कहां पहुंचा दे, अपने कोड़ू पहुंचा दे और जाकर कह दे कि बूढ़ो जी शहीद हो चुके हैं। बूढ़ो जी, इसके अलावा बाबूजी महाराज भी शहीद हो चुके हैं। और जैसे भाई साहब रायका ये बात सुनता है, रायका ने ऊंट पर बैठा और ऊंट को दड़ादड़, ऊंट को जितनी चिमटी मार सकता था उतनी मारता। ऊंट झाग ले आता है मुंह में, लेकिन आपने सुना होगा कि ऊंट का रंग बुरा होता है, मिट्टी का रंग भी बुरा होता है। ऊंट पूरे मरुस्थल में भगता रहता है और ऊंट के रंग से, ऊंट के पैरों से मिट्टी उछल उछल करके ऊंट का रंग और मिट्टी का रंग एक सा हो गया था, एक समान हो गया। और ऊंट दौड़ा दौड़ा आता है अपने महलों के ऊपर बैठती हुई गुहिल रानी बाबूजी उस दौड़ते हुए ऊंट को देखती है कि हो सकता है कोई ना कोई अनहोनी है, तभी एक इतनी तेजी रफ्तार में दौड़ता हुआ ऊंट आ रहा है। और रातों रात बाबूजी जो ऊंट रायका थे और रायका ने अपना रास्ता पार किया और एक पत्र ले जाकर दिया महलों के नीचे। महलों के नीचे आपने सुना होगा कोल्डी, पहले के जमाने में लोगों के घरों के बाहर होती थी कोल्डी, जहां पर लोग बैठते थे। उस कोल्डी में भाई साहब ले जाकर जैसे ऊंट का खड़ा किया, दासियां भक्कर आती, रायका जी को पूछा क्या बात हुई रायका। रायका ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, रानी को भेजो। रानी जी पर्दा लेकर नीचे आती है गुहिल रानी, और पर्दा लेकर जैसे नीचे पहुंचती है तो बाबूजी महाराज को, सॉरी अपने जो बूढ़ो जी थे, उस बूढ़ो जी की पाग सौंपते हैं। इतने में बिलक बिलक कर रोती है गुहिल रानी। और गुहिल रानी ने पूछा बाबू, तो उन्होंने कहा बाबू भी इस दुनिया में अब नहीं। और जब एक दूल्हे की शादी होती, जिसकी पत्नी
जिसकी अभी तक हाथों की मेहंदी नहीं सूखी, जिसकी अभी तक अपनी शादी का पूर्ण रूप से अभी तक शादी भी नहीं हुई, शादी की तैयारियां अभी भी अधूरी है। जब उसको ये पता चले कि मेरा पति शहीद हो चुका है, तो आप खुद सोच सकते हो उस महिला, उस दुल्हन पर, उसके पिता पर, उसकी मां पर क्या गुजरती हो। और ये जब आगे बढ़ती है तो उन्होंने कहा, राइका तू मेरा भाई है, ये मेरा पत्र पकड़ो और ये पत्र फटाफट अमरकोट पहुंचा दे। अमरकोट में क्यों? क्योंकि अमरकोट में वहां पर कोल्डी में कौन वेट कर रही थी, कौन इंतजार कर रही थी? फूलम दे कि पाबू आएगा, पाबू मुझसे शादी करेगा और मुझे परण करके, मेरे से शादी करके मेरे को कोड़ू मड लेके जाएगा। उसने कहा, हे आप मेरे बहन के समान हो, लेकिन मैं आपको क्या कहूं, ये ऊंट है वो जवाब दे चुका है, इस ऊंट के मुंह से झाग आ रहे हैं, ये पार नहीं हो सकता। तो भी बिलकती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई वो गुहिल रानी कहती है कि थे मारा भाई और एक भाई बहन को कारज नहीं सारसी, तो आज कारज सार सीखूं। और वो महिला की जब वाणी सुनता है वो राई का, उसने कहा, ऊंट मरे जी, अगर ऊंट मर जाता है तो बीच रास्ते से अपने पैरों से मैं दौड़ कर जाऊंगा, और ये संदेशा कहां तक पहुंचाऊंगा? मैं अमरकोट पहुंचाऊं। और भाई साहब, राइका ने ऊंट घुमाया, ऊंट को जो चामटी मारी, जो चामटी मारी, ऊंट दौड़ता गया। ऊंट दौड़ते 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 सूरज की पहली किरण के साथ अमरकोट पहुंचता। अमरकोट के 16 सरदार वेट कर रहे थे कि कोई ना कोई संदेशा जरूर आएगा। और जैसे भाई साहब वहां पहुंचता है राइका, राइका का मान सम्मान होता है। राइका को कहा कि मोचड़ी उतारो और बिराजो। राइका ने कहा, बिराजने का समय नहीं है, मोचड़ी उतारने का समय नहीं। कहां पर है फूलम दे? उसने कहा, क्या हुआ क्या? और पाबूजी महाराज का जो सिरपेज था, पाबूजी महाराज की जो कलंगी थी, वो कलंगी सूखता है और कहता है, पाबूजी महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। और इतने में भाई साहब बेहोश होकर कौन गिर जाए? फूलम दे का आवाज निकल नहीं पा रही थी। महिला जब कभी कभी देखा होगा, बड़ी ट्रेजेडी होती है, चाकर भी नहीं रो पाती है, वो महिला रो नहीं पाई। और पाबूजी महाराज की जो सासू थी, वो सासू इतनी रोती है कि कहा जाता है कि उसके जो कपड़े थे, वो कपड़े आंसू से सन गए थे। और पाबूजी महाराज की जब ये बात सुनते हैं कि पाबूजी महाराज इस दुनिया में नहीं रहा, सोडी रानी, सोडी जितनी भी महिलाएं थी, वो चीखती है, चिल्लाती है, बिलक बिलक कर रोती है कि ऐसा दूल्हा न तो अमरकोट में कभी आया है, नहीं अमरकोट में कभी आएगा। और जब ये बात पता चलती है कि अब अपने बाबूजी महाराज नहीं रहे, तो इसकी खबर सुनते अमरकोट में शोक का संदेश फैल गया। जहां पर खुशी, उमंग, लहर, जोश, जुनून था, वहां पर राग, चीख और एक सुनसान चौक बन चुका। और कुछ समय बाद जो रथ दहेज में देने के लिए बनाया गया, जिस पर लाल झंडे लगे हुए थे, उन लाल झंडों को उतारा गया, सफेद झंडे उन पर लगाए गए और बाबूजी महाराज की बारात को विदा किया। बाबूजी महाराज की बारात, बाबूजी महाराज के द्वारा जो वो कुछ लोग छोड़े गए थे, उनको विदा किया गया। और कहानी आगे बढ़ती है। बाबूजी महाराज की जो पत्नी की फूलम दे, वो बाबूजी महाराज, वो अपने पिता के, अपनी माता के गले जैसे लगती है और चिल्लाती है कि हे माँ, अब थारा दरबार में, थारा चौक में, थारा आंगन में कौन खेल? थारो आंगन सूको है, थारो दरबार सूको है, मारे बिना थारो लाडकू लडासी, सावण रे मीना पोड़, सावण रे मीना आपरो जो लहरियो है वो कुण ओढ़ सी। और ये कहानी बस अब चीखती चिल्लाती हुई वो भागती हुई पहुंचती है कहां पर? कोड़ू। और कोड़ू में पूछती है, और जब सती होने की बात आती तो उसने कहा, मैं सती होंगी, लेकिन उससे पहले मुझे पाबूजी महाराज के महल दिखाए जाए। और पाबूजी महाराज के महल सूखे सुराय महल पड़े हुए थे, जहां पर कभी पाबूजी महाराज बैठा करते थे। बाहर चौक पर अपने चांदा और डेमा बिराजा करते थे। बाबूजी महाराज का भाला पड़ा हुआ था, भाले को गले से लगाती है, चीखती है, चिल्लाती है कि हे भाला तन संभालो, आज सुरो नहीं दियो इस दुनिया में। और बाबूजी महाराज के जो, अब आपने कभी सुना होगा कि जब दुल्हन नई नेवेली आती है तो उसके हाथ का हथलेवा लगाते हैं, आपने सुना भी होगा। और जब कोई व्यक्ति सती होता है, कोई महिला सती होती है, तब भी उसके हाथ के निशान लेते हैं। और जब कोई महिला वो समाधि लेती है, तब उसके पैर के निशान लेते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा रामदेव जी महाराज की पगला के निशान, उस जिसकी अभी तक शादी भी पूरी नहीं हुई थी, फूलम दे के हाथ के निशान दिए जाते। और फूलम दे चीखती चिल्लाती हुई एक एक आंसू से, एक एक आंखों से नौ नौ आंसू निकलते। बाबूजी महाराज की सिर पे अपने आस पास लेती, कुएं से पानी निकालकर स्नान करती है और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अपने आप को अग्नि में सौंप देती। बाबूजी महाराज के साथ सती होती है फूलम। और यही बाबूजी महाराज की कहानी है। आप सबको कहानी पसंद आई होगी। अपन मिलेंगे अगली इसी नई कहानी के साथ। तब तक सब आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।